ज़िंदगी के सफ़र में कई लोग मिलते हैं, कई लोग बिछड़ते हैं, लेकिन उन्हीं सफ़र में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इतनी जल्दबाजी में किसी पर भरोसा कर लेते हैं या कुछ ऐसे फैसले ले लेते हैं कि उन्हें संभलने तक का ज़रा सा भी मौका नहीं मिलता है। वैसे ही एक महिला जो कि शादी के फंक्शन में डांस कर रही होती है, काफ़ी देर डांस करने पर वह काफ़ी ज़्यादा थक जाती है। वह जाकर बगल में कुर्सी लगा होता है, उस पर वह बैठ जाती है। वहीं पर एक और व्यक्ति जो कि डांस कर रहा होता है, वह भी थका हारा होने की वजह से वह भी उस महिला के बगल में जाकर बैठ जाता है और दोनों एक दूसरे से बात करना शुरू कर देते हैं। फिर बातों का सिलसिला इस कदर से बन जाता है कि कुछ दिनों बाद ही दो लोगों की अचानक से इस दुनिया के चले जाने की खबर आती है। जब पुलिस इसकी जांच करती है तो कुछ ऐसी चीज़ें सामने निकल कर आती है जिसे सुन आपके पैरों तले जमीन खिसक जाने वाली है। सो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं करण राज, आप देख रहे हैं अनोखी अपराधी। ये घटना जो है हरियाणा के अंबाला की है। वहीं की रहने वाली परमीत कौर, जिसकी उम्र 35 साल थी, वह अपने बेटे राहुल के साथ अंबाला के एक गांव में रहा करती थी। राहुल, जिसकी उम्र 11 साल था और वह अभी 8वीं की पढ़ाई कर रहा होता है। परमीत कौर का पति जो कि संतोष कौर, वह हरियाणा में ही कहीं जॉब कर रहा होता है और कभी कभार वह अपने गांव आया करता था। परमीत कौर का जो कि मायका था वह पंजाब में था, पंजाब का बठिंडा में, और वह कभी कभार अपने मायका भी जाया करती थी। दिन जो था अच्छे से गुजर रहा होता है। संतोष कौर अपनी पत्नी परमीत कौर के पास एक सुबह को कॉल लगाता है कि आखिर उसकी पत्नी क्या कर रही है। बहुत ही खुशहाली भरी से वह अपनी पत्नी के पास कॉल लगाता है। जब कॉल वहां पर पहुंचता है, परमीत कौर जल्दबाजी में कॉल उठाती है और वह अपने पति से, संतोष कौर से कहना शुरू कर देती है कि मेरे पिताजी की तबीयत खराब है, जो मैं और राहुल दोनों यहाँ से जो कि पंजाब जा रहे हैं, अपने पिताजी के पास जा रहे हैं। वहाँ पर जो कि पिताजी की तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब है। जो संतोष कौर था वह कुछ बोलता उससे पहले ही जो परमीत कौर थी वह उस कॉल को काट देती है। संतोष कौर जो कि था वह सोचता है कि शायद वह अपने पिता की जो कि तबीयत खराब होने की चिंता में होगी, इस कारण से वह कॉल को जल्दबाजी में काट दी। जो जाने देते हैं उसके बाद हम शाम में बात करेंगे। दिन गुजरने लगता है और दिन गुजरते हुए शाम के करीब 5 बज जाते हैं। संतोष कौर जो था वह अपनी पत्नी के पास फिर से कॉल लगाता है। उधर कॉल रिसीव करती है परमीत कौर और उस फिर से जल्दबाजी में वह कहती है कि मैं अभी कहीं फंसी हुई हूँ, मुझे जाने में लेट है, मैं अभी मायके नहीं पहुँची हूँ, जो बाद में तुमसे बात करती हूँ। इतना कहकर वह कॉल को काट देती है। फिर संतोष कौर जो था वह फिर से सोचता है कि शायद वह भीड़ भाड़ इलाके में होगी, इस कारण से वह कॉल को काट देती है। करीब 1-1.5 घंटे बाद फिर से वह कॉल को लगाना शुरू कर देता है, लेकिन इस बार जो था वह मोबाइल स्विच ऑफ आना शुरू हो जाता है। बार बार 10 से 15 बार वह लगातार संतोष कौर अपनी पत्नी परमीत कौर के मोबाइल पर कॉल को लगाना हुआ रहता है, लेकिन उधर परमीत कौर का जो मोबाइल था वह स्विच ऑफ आ रहा होता है तो संतोष कौर काफ़ी ज़्यादा चिंता में हो जाता है। वह तुरंत परमीत कौर के मायके कॉल लगा देता है। वहाँ पर कॉल लगाते ही कुछ ऐसी चीज़ों का जानकारी होता है कि वह भी सोच में पड़ जाता है कि आखिर उसकी पत्नी जो है आखिर उसे झूठ क्यों बोली। दरअसल उसके पिता जो थे परमीत कौर के, वह बीमार नहीं थे। उधर जो संतोष कौर के ससुराल वाले जो थे वह कहते हैं कि यहाँ पर तो किन्हीं का भी तबीयत खराब नहीं है, पिताजी जो हैं वो ठीक ठाक हैं, उनकी तबीयत तो जरा सा भी कोई भी खराब ही नहीं हुई है। इस बात को सुनकर जो संतोष कौर था वह चिंता में हो जाता है। वह तुरंत बता रहा है कि तो आप जो परमीत कौर है वह कह कर गई है कि उनके पिताजी की तबीयत खराब है, वह पंजाब जा रही है, जो वह राहुल को साथ लेकर गई है और उसका मोबाइल जो है वह स्विच ऑफ आ रहा है। जो परमीत कौर के ससुराल जो परमीत कौर के मायके वाले थे वह भी चिंता में पड़ जाते हैं कि आखिर परमीत कौर ऐसा झूठ क्यों बोल रही है। वह भी बार बार कॉल को लगाना शुरू कर देते हैं। दोनों तरफ से कॉल लग रहा होता है, लेकिन वह मोबाइल जो था वह स्विच ऑफ बता रहा होता है। काफ़ी देर बीत जाने पर रात के करीब 11 बज जाते हैं। 11 बजने पर जो संतोष कौर था उसे रहा नहीं जाता है, वह अपनी बाइक को लेता है, वहाँ से सीधे उस लास्ट लोकेशन पर जो कि परमीत कौर बताई थी कि यहाँ पर वह फंसी हुई है, वहाँ पर वह पहुँचता है और वहाँ पर अगल बगल ढूंढना शुरू कर देता है। काफ़ी देर ढूंढने पर भी जो कि ज़रा सा भी कुछ भी पता जब नहीं चलता है संतोष कौर को कि परमीत कौर आखिर कहाँ गई, तो वह सोचता है कि शायद वह मायके में कहीं गई होगी। वह सीधे वहाँ से अपने जो कि पत्नी के मायके पहुँच जाता है। जब वहाँ पर पहुँचता है तो वहाँ पर भी उसकी पत्नी जो कि नहीं मिलती है। अगल बगल पड़ोसियों से भी पूछताछ की जाती है, लेकिन कोई भी कुछ बताने को तैयार नहीं हो रहा होता है।
जो परमीत कौर के मायके वाले थे वह भी अब साथ मिलकर ढूंढना शुरू कर देते हैं। रात बीतती हुई जा रही थी, लेकिन परमीत कौर का कुछ भी पता नहीं चल रहा होता है, ना ही राहुल का पता चल रहा होता है। सुबह के करीब 8 बजते हैं। जब कुछ भी उन दोनों को पता नहीं चलता है तो वहीं के पास के थाने में जाकर संतोष कौर अपनी पत्नी के गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करा देता है। दर्ज करा देने पर पुलिस जो थी वह जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। करीब 5 से 6 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन परमीत कौर का कुछ भी पता नहीं चल रहा होता है। उसी बीच में एक व्यक्ति थाने पहुंचता है, जहां पर संतोष कौर जो था वह अपनी पत्नी का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराया था। वहां पर वह व्यक्ति पहुंचकर सीधे वह उस थानेदार के पास पहुंच जाता है और कहता है, साहब जो कि आपसे कुछ बातें करनी हैं। तो जो वहाँ के थानेदार होता है वह कहता है कि आखिर बात क्या है। जो कि एक व्यक्ति है जो कि वह उसे हाथों से गलती से जो कि एक महिला से हाथापाई होते हुए जो कि उस जो कि जान चली गई है उस महिला की, जो वह कह रहा है कि वह उस आप पर सरेंडर करे, जो उसे जो कि मारा पीटा नहीं जाए, और वह जो कि आपसे आकर वह सारी चीज़ों को कबूलने के लिए तैयार है। जो इस बात को सुनकर जो वहाँ के थानेदार होता है वह कहता है कि अगर ऐसी बात है तो उस व्यक्ति को यहाँ पर तुम लेकर क्यों नहीं आए। तो वह व्यक्ति कहता है कि दरअसल वह व्यक्ति जो है वह मेरा भांजा है, और उससे गलतफहमी में जो कि ये चीज़ हो चुकी है, कत्ल हो चुका है, वह चाहता है कि वह आप तरह कर सारी चीज़ों को कबूल ले। वहाँ पर जो थानेदार था वह कहता है कि आखिर वह व्यक्ति कहाँ है, आखिर तुम्हारा भांजा कहाँ है। तो वह व्यक्ति जो था वह कहता है कि मेरा भांजा जो है वह थाने के बाहर खड़ा है। तो जो वहाँ के थानेदार होता है वह कहता है कि उस व्यक्ति को अंदर लेकर आओ। वहाँ से वह व्यक्ति का मामा जो कि बाहर जाता है और अपने भांजे को लेकर अंदर आता है। जैसे ही वह भांजा कदम रखता है थाने में, उसी एक व्यक्ति को लेकर पुलिस वाले कुछ आते हैं और उसे जो कि बेरहमी तरीके से मारना पीटना शुरू कर देते हैं। उस चीज़ को देखकर वह व्यक्ति जो था वह डरना शुरू कर देता है, वह कांपने लगता है। वह तुरंत अपने मामा के पास आता है और कहता है कि मामा, आपने जो कि थानेदार साहब से सारी चीज़ों के बारे में बातें की है या नहीं। तो वह जो मामा था वह कहता है कि हाँ, मैंने सारी चीज़ें बातें कर ली है, अगर कोई ऐसी बात हो जो मुझे कहना चाहते हो तो कह सकते हो। तो वह जो भांजा था वह कहता है कि एक चीज़ और मैं आपसे छुपा रखा था, जो कि उस महिला के साथ एक लड़का जो कि और था, एक करीब 11 साल 12 साल का होगा, वह उसकी भी जो कि मेरे से हत्या हो गई है। इस बात को सुनते ही भांजे को तुरंत वहीं पर बैठाया जाता है कुर्सी पर, और उसे पूछताछ की जाती है। थानेदार पूछता है कि आखिर तुम्हारा नाम क्या है। तो वह कहता है कि मेरा नाम अमित है और मुझसे गलती हो चुकी है, मुझे मारिए पीटिएगा नहीं, मैं सारी चीज़ों को कबूलने को तैयार हूँ, आप जैसा कहोगे वैसा मैं करने को तैयार हूँ। तो वह जो पुलिस वाला था, वहाँ का जो थानेदार था, वह समझ जाता है कि वही चीज़ है जो कि कुछ दिनों पहले, करीब 6 से 7 दिन पहले एक व्यक्ति वहाँ पर आया था और अपनी पत्नी और अपने बेटे का गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवा कर गया है। ज़रूर उसी के बारे में यह व्यक्ति बात कर रहा है। लेकिन वह तसल्ली करना चाहता था थानेदार वहाँ से व्यक्ति से, उस भांजे से, कि आखिर वह महिला और वह जो लड़का था, क्या वह वही लड़का वही महिला है। तो वह कहता, जो थानेदार था वह कहता है कि आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ था जो तुम बताओ। जो वह व्यक्ति था, वह भांजा था, वह बताना शुरू करता है। कहता है कि मैं एक पार्टी में गया हुआ था, एक शादी के फंक्शन में गया हुआ था। हम लोग धूमधाम से जो कि नाच कूद रहे होते हैं, नाते कूदते वहीं पर एक महिला जो थी वह 35 साल की बेहद ही खूबसूरत लाजवाब दिख रही होती है। वैसे क्या डांस जो था वह काफ़ी लाजवाब था, और मैं भी उसके साथ डांस करता हुआ जा रहा था। वह महिला वहीं पर जाकर थक हार कर बैठ जाती है साइड में। मैं भी थक जाने की वजह से मैं भी उस महिला के बगल में जाकर बैठ जाता हूँ। वह महिला के बगल में बैठ जाने के बाद वह महिला कहती है कि आखिर तुम इतने अच्छे डांस कैसे कर लेते हो, तुम्हारा डांस जो है काफ़ी लाजवाब है, क्या तुम मुझे सिखा सकते हो। इस बात को सुनकर मैं काफ़ी ज़्यादा खुश होता हूँ कि मेरे डांस का कोई महिला जो है वह बड़ाई कर रही है और वह मुझसे डांस सीखना चाह रही है। मैं उसे कहता हूँ कि ठीक है, अगर आप डांस सीखना चाहते हो तो मैं आपको सिखाने के तैयार हूँ। हम दोनों को बातें जो थी वह धीरे धीरे बढ़ती हुई जा रही थी। करीब 1-1.5 घंटे तक हम लोग लगातार बातें करते हुए रहते। करीब आधी रात हो चुकी थी। वह महिला को नींद आने लगी थी। वह महिला कहती है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही है, मुझे कहीं सोना है, लेकिन यहाँ पर कहीं जगह नहीं मिल रहा है खाली कि मैं जाकर सो जाऊँ।
तो मैं उस महिला से कहता हूँ कि मेरा घर जो है वह कुछ दूरी पर है और यहाँ पर जो कि मैं एक रूम पर लेकर रहता हूँ किराए पर और यहाँ पर स्टडी करता हूँ, जो कि अगर आप चाहो तो मेरे रूम में जाकर आराम कर सकते हो। वो महिला तैयार हो जाती है। वो महिला अपने बेटे के साथ वहाँ से पैसे निकलती है और हम लोग अपने रूम पर पहुँच जाते हैं। वो महिला बेड पर जो कि खटिए पर बिछावन को लगाती है और वो ऊपर में सो जाती है अपने बेटे के साथ। मैं नीचे चटाई बिछाता हूँ और नीचे सो जाता हूँ। करीब आधी रात बीतती है और हम दोनों की आंखें अचानक से खुलती है, एक दूसरे से मिलती है और एक दूसरे में समा जाती है। हम दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाना वहाँ से शुरू कर देते हैं और ये सिलसिला जो था अब हर दिन होने लगा था। वो अपने पति से झूठ बोलकर वह हमेशा मेरे रूम पर चला आया करती। हम दोनों एक दूसरे के साथ वह सब चीज़ें किया करते। फिर वह अपने पति के रूम पर घर पर चली जाया करती थी। उसका पति जो कि महीने में 2 4 5 बार आया करता। इस कारण से हर दिन जो था हम दोनों को ज़िंदगी जो था वह ऐश मौज से कटने लगी थी। दिन जो था गुजर रहा होता है, धीरे गुजरते हुए वह जो महिला थी वह सोचने लगी थी कि वह मेरे साथ शादी करे। वह एक बार मेरे रूम पर आई और वह कहने लगी कि मैं अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आने लगता है तो मैं वहाँ पर हामी भर देता हूँ कि मैं सोचता हूँ कि परमीत कौर जो है वह ऐसा कुछ भी नहीं करेगी जो अपने पति को छोड़कर वह कभी मेरे पास नहीं आएगी। वह वहाँ से चली जाती है। करीब 1-2 दिन बीतते हैं। 1-2 दिन बीतने के बाद वह अपने बेटे के साथ मेरे रूम पर चली आती है और कहती है कि चलो हम दोनों शादी करते हैं कहीं मंदिर में और उसके बाद हम लोग कोर्ट मैरिज कर लेंगे। मेरा पैरों तले जमीन खिसक जाता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अब उस परमीत कौर से कहूँ तो कहूँ क्या। जब मुझे कोई भी रास्ता नज़र नहीं आने लगता है तो परमीत कौर से मना कर देता हूँ कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। जो कि हम लोग का जो ज़िंदगी था वह ऐश मौज करनी थी। मेरी और तुम्हारी उम्र देखो, मैं तुमसे 10 साल से भी जो कि छोटा हूँ और तुमसे मैं शादी कैसे कर लूँ। लेकिन परमीत कौर जो थी वह मुझसे शादी करने को जिद बांधी हुई थी। वह रात तो जो थी किसी तरह से बीत जाती है। हम दोनों की बार रात भर जो थी एक दूसरे से बातें बनती हुई नहीं जा रही थी, बार बार बिगड़ती हुई जा रही थी। सुबह के करीब 6-7 बजते हैं। वह जो बात था अभी तक सॉल्व नहीं हुआ था कि अब वह परमीत कौर अपने पति के पास जाने को तैयार नहीं थी। वह जिद पर अड़ी थी कि वह मुझसे शादी करे। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। धीरे धीरे बात इतनी बढ़ती जा रही थी कि हम दोनों में हाथापाई होना शुरू हो जाता है। उसी बीच में वहीं पर एक गुलदस्ता रखा होता है, उसे मैं उठाता हूँ और उसके सर पर दे मारता हूँ, जिससे परमीत कौर जो होती है वह वहाँ से गिर जाती है और जाकर उसे सर में चोट काफ़ी ज़्यादा लग जाने की वजह से वह इस दुनिया को वहाँ पर छोड़कर चली जाती है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आने लगता कि आखिर मैंने क्या किया। तभी वह उसका बेटा परमीत कौर का बेटा जो था राहुल, वह ये सब चीज़ों को देख रहा होता है। मैं डर जाता हूँ कि अगर राहुल वहाँ से निकल जाएगा तो वह लोग को बता देगा और मुझे सज़ा हो जाएगी। इस कारण से मैं उस राहुल को अंदर लाता हूँ और अंदर में ही उसका भी जो कि काम तमाम कर देता हूँ और वैसे भी इस दुनिया से अलविदा कर देता हूँ और दोनों को जो कि एक चादर में लपेट कर रूम में छिपा देता हूँ। छिपा देने के बाद वहाँ से मैं कुछ दूर पर जाता हूँ और एक जो कि गुरुद्वारे में जाकर वहाँ पर मैं रोना शुरू कर देता हूँ। मुझे गलती का एहसास था कि मैंने गलती कर दिया है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा होता है। मैं काफ़ी ज़्यादा रोता भी लगता हूँ, मुझे समझ में नहीं आने लगता है। फिर मैं वहाँ से वापस अपने रूम पर आता हूँ और तुरंत रात के करीब का होने का इंतज़ार करता हुआ रहता हूँ। रात के करीब 1-1:30 बजते हैं। 1-1:30 बजने पर मैं उस दोनों को अपने गाड़ी पर जो कि रखता हूँ और तुरंत एक नदी के किनारे जाकर उस नदी में उन दोनों को जो कि डाल देता हूँ। डाल देने के बाद मैं सीधे वहाँ से अपने मामा के पास चला आता हूँ। मामा को सारी चीज़ों को मैं बताता हूँ तो मामा जो होते हैं वह कहते हैं कि भांजा, अगर पुलिस से डर है तो मैं उससे पुलिस वालों से बात करूँगा, तुम्हारे साथ मारपीट नहीं होगी, जो तुम सरेंडर कर दो। तुम अगर पछतावा करना चाहते हो तो सरेंडर कर दोगे तो तुम्हारे साथ पुलिस जो कि ज़्यादा सख्ती नहीं बरतेगी। इसलिए मैं मामा को यहाँ पर भेजता हूँ और साथ में चला आता हूँ कि मैं पुलिस वालों को सारी चीज़ों को बता दूँगा। पुलिस वाले जो थे इस बात को सुनते हैं और उस व्यक्ति को तुरंत जेल के सलाखों में बंद कर देते हैं। उधर संतोष कौर जो था वह उसे भी जो कि सारी चीज़ों को रिपोर्ट दिया जाता है। संतोष कौर भी वहाँ पर पहुँचता है। परमीत कौर के माता पिता जो थे वह भी मायके वाले जो सभी थे वह वहाँ पर थाने में पहुँचते हैं और उन सभी को इन सब चीज़ों के बारे में जब पता चलता है तो उनके पैरों तले भी
जमी खिसक जाती है कि उनकी परमीत कौर जो उनकी बेटी थी, उसकी संतोष कौर की पत्नी जो थी वह कुछ ऐसे कदम उठा रही थी जो कि किसी को जरा सा भनक नहीं लग रहा होता है। सो दोस्तों, इस घटना में आपको किसकी गलती लगती है? क्या संतोष कौर की गलती थी कि जिस वक्त वह परमीत कौर फ़ोन पर बताए कि वह मायके जा रही है, उसके पिता की तबीयत खराब है, उस वक्त संतोष कौर को उसे मायके में कॉल लगानी चाहिए थी? या फिर परमीत कौर की गलती थी जो अपने एक पति को होते हुए, अपने बेटे को होते हुए वह किसी और के चक्कर में पड़ गई, प्रेम प्रसंग में पड़ गई और वह अपने पति को जो कि रिश्तों और को नातों को तोड़कर वह किसी और पर भरोसा कर वह चली गई? या फिर उस भांजे की गलती थी कि शादी की पार्टी की रात को वह परमीत कौर को अपने रूम पर ले गया? आखिर किसकी गलती थी? कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।